नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसआर सैनी की वस्तुनिष्ठ गणित भाग 1। तो जैसा कि अभी तक हमने जो दो टॉपिक पूरे किए हैं, सेट्स एवं रिलेशन, समुच्चय एवं संबंध वाले जो दो टॉपिक पूरे किए हैं, तो अब उन दो टॉपिक पे हम जो एडवांस प्रॉब्लम है वो इस बुक से करेंगे, एसआर सैनी से। एसआर सैनी में बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक बेसिक क्लियर नहीं किया, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक या जो भी बुक्स है उनसे अगर आपने अपना बेसिक स्टार्ट नहीं किया, बेसिक नहीं समझ में आया आपको, तो इस बुक को आगे स्टार्ट मत करिएगा। इस बुक की प्रॉब्लम्स आपके काम की नहीं होने वाली, क्योंकि अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम को तभी आप हैंडल कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे और प्रैक्टिस में ले पाएंगे, कर पाएंगे। खुद अगर निकालने की बात आएगी तब भी आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों का बेसिक ठीक होगा। तो पहले अपने बेसिक को ठीक कीजिए, फिर इन बुक पे आइए, क्योंकि ये सीधी एडवांस लेवल की बुक्स है ना। ये जो बुक है ये सीधी एडवांस लेवल की है। तो बेसिक और इंटरमीडिएट, ये बुक ये मान के चलती है कि आपका बेसिक और आपका इंटरमीडिएट लेवल, ये जो दोनों लेवल है ये ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अच्छी खुराक चाहिए, अच्छा कंपटीशन लाइक जो क्वेश्चन है, हाई कंपटीशन के, वो क्वेश्चन आपको चाहिए, तो फिर ये बुक स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ रहे होंगे। और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक सेट्स एंड रिलेशन से। चलिए आइए इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 समुच्चय दिए गए, एक कौन सा सही है। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं, कथन फर्स्ट पे। तो कथन फर्स्ट बिल्कुल सही है। a माइनस बी जो होता है वो बिल्कुल यही बराबर होता है, a माइनस बी बराबर होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप a में से a इंटरसेक्शन b को निकाल दीजिए या a में से b निकाल दीजिए, बराबर बात होती है। आप इसे बाय वेन डायग्राम भी समझ सकते हैं। ये आपका वेन डायग्राम ले लीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है। तो a माइनस बी कौन सा होता है? a माइनस बी ये वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को आप a माइनस बी कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस पार्ट को, ये यहाँ से लेकर ये a माइनस बी है। इस a माइनस बी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a में से a इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन है। तो अगर आप a में से a इंटरसेक्शन b को घटा देते हैं तब भी यही बचेगा। a में से b घटाएंगे तब भी यही बचेगा, ये a रहा। इसमें से b घटाएंगे तो b ने कितना हिस्सा कवर कर रखा है? इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा निकाल देंगे तो a माइनस बी यही बचेगा, और इंटरसेक्शन भी यही है, तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो a माइनस बी लिखिए चाहे a माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, ये एक ही बात है। तो ये कथन सही है, तो हमारा पहला सही है। दूसरा है कि a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b दोनों का यूनियन कर दें तो ये देखिए, ये है a माइनस बी, है ना, और a इंटरसेक्शन b ये है, ये आपका a इंटरसेक्शन b है। अब बताइए, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को अगर आप मिला दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो आपका a बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? a बन जाएगा, बिल्कुल। तो आपका दूसरा भी सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं आपके, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारा आंसर नंबर 4 हो चुका है, क्योंकि बाकी तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों किसी में आ नहीं रहे, तो इस हिसाब से हमें तीसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 1/3 है, सेकंड है, केवल सेकंड थर्ड है, 1/3 इसी 1 सेकंड इसी में खाली। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। अब आपको ये भी समझा देता हूँ कि ये गलत क्या है। बेटा, ये डी मॉर्गन थ्योरम का एक नया रूप है। अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम को जानते हैं तो डी मॉर्गन थ्योरम का ये एक नया रूप होता है। डी मॉर्गन प्रमेय जो होती है उसी का ही एक रूप है ये, कि ए में से अगर आप बी यूनियन सी को घटाते हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस सी, ये हो जाएगा। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो है कि ये जो यूनियन है वो यूनियन नहीं रहेगा, फिर वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर बीच में इंटरसेक्शन है, ए माइनस बी ए माइनस सी कर सकते हैं आप, लेकिन बीच का जो चिन्ह है वो इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो डी मॉर्गन थ्योरम जो है ना, ए यूनियन बी का डैश, वो वाली जिसे डी मॉर्गन थ्योरम हम कहते हैं, ए यूनियन बी का डैश बराबर बताती है ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। उसी थ्योरम का एक स्पेशल फॉर्म है ये, जो कमाल के रिजल्ट है। शॉर्ट नोट्स में इनको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम आएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसके साथ में इनके नोट्स बना लीजिएगा, छोटी छोटी बातों का, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आए, कोई बढ़िया बात लगे, उसको नोट्स में डाल लीजिएगा अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए,
अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एस आर सैनी की जो बुक है उसका सबसे प्यारा पॉइंट जो मुझे लगता है वो है सारे क्वेश्चन टेस्टेड है। टेस्टेड इसलिए कि कोई एनडी में आया हुआ है, कोई वेस्ट बंगाल जेई में आया हुआ है, कोई किसी एग्जाम में, कोई AEEE में आया हुआ है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है। तो कोई ना कोई हर एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, हर किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब बढ़िया टेस्टेड क्वेश्चन होगा। बढ़िया क्वेश्चन ही आते होंगे एग्जाम में तो, और खासकर अच्छे दर्जे के जो एग्जाम है उनमें आते हैं तो बढ़िया क्वेश्चन ही आते हैं। तो सारे क्वेश्चन टेस्टेड है, कोई ये डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन बढ़िया है ये नहीं है, सारे ही बढ़िया हैं क्योंकि सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और आए हुए हैं तो अच्छे होंगे ही होंगे, और खासकर अच्छे दर्जे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए, संबंध आर धन पूर्णांकों के समुच्चय एन, एन धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्याएं हैं, तो एन जो है वो आपका प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं आपको पता ही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये संख्याएं हैं। रिलेशन आपका है 2m + 3n बराबर 30, 2m बराबर 30। m और n का मान नेचुरल नंबरों में से लिया गया, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लिया गया। पूछा गया प्रांत, प्रांत हमेशा जो आगे वाला होता है इसे प्रथम घटक कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं। m के जो जो मान आएंगे उन सबसे जो समुच्चय बनेगा वो प्रांत कहलाएगा। तो यहाँ से आप m का मान निकाल लीजिए, 2m बराबर 30 - 3n और m बराबर 30 - 3n बाई 2, 3 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन आ रहा है 10 - n बाई 2, ठीक है। अब आप n का मान रखते जाइए और m का मान निकालते जाइए, लेकिन रहे m का मान पूर्णांक ही आना चाहिए, माइनस में नहीं आ सकता, m का मान माइनस में नहीं आ सकता। एक बात याद रखेंगे, m का मान बट्टे में या वो दशमलव वाले नहीं आ सकते, पूरे पूरे आने चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है ना। तो m का मान, सबसे पहले आप n का मान 1 रखेंगे, 1 रखते ये 9 आएगा, 9 2 से कटेगा, 3 तो 2 से कटना ही नहीं है, 9 2 से कटेगा नहीं तो ये नहीं आएगा। फिर n का मान 1 जो है वो तो बेकार जाएगा, n का मान 1 रखने पर m का कोई मान नहीं आएगा। n का मान 2 रखने पर, हाँ जैसे ही 2 रखेंगे तो 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, तो आपका m का मान आ गया 12, ठीक है 12। फिर n का मान 3, n का मान 3 रखते ही नहीं भाई, 3 रखते ही 7 आएगा, 7 से 21 हो जाएगा, 21 में 2 का भाग नहीं लगता तो m नहीं आएगा। फिर अगला m आएगा आपका 4 रखने पर, 4 रखेंगे, 10 में से 4 गया 6, 6 से 2 कटा 3, 3 3 9, तो m बराबर 9 आ गया, तो 12 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब n का मान 5 रखेंगे तो कोई m का मान नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। n का मान 6 रखने पर, जैसे आप 6 रखेंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 से 2 कटा 2, ये 6 आ गया, तो आ गया 12 9 6, तो देख लीजिए कहाँ है 12 9 6, और जैसे आप n का मान 7 रखेंगे कुछ नहीं आएगा, 7 रखने पर m का कोई मान नहीं आएगा, और 8 रखने पर बिल्कुल आएगा, 8 रखते ही आपका आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 2 से 2 कट गया 3, ये लीजिए 3 आ गया। अब n का मान 9 रखने पर, 9 रखने पर कुछ नहीं आएगा, 9 रखने पर ये 3 है, 3/2 आ जाएगा जो कि कुछ नहीं माना जाएगा, m का कोई मान नहीं। फिर n का मान 10 रखने पर, 10 रखने पर m का मान 0 आएगा, 0 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है। और उसके बाद में जैसे n का मान चलेगा माइनस में आने लग जाएगा, माइनस अलाउड नहीं है। तो फिर कौन कौन आंसर हुए, m बराबर 12, m बराबर 9, m बराबर 6 और m बराबर 3, तो 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये तीसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्यारे क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके। 8 से छोटे समप्राकृत संख्याएं, 8 से छोटे होने चाहिए, बराबर भी नहीं, 8 से छोटे समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं हैं तो 1 से नीचे नहीं जा सकते आप, प्राकृत है ना, प्राकृत का ध्यान रखिए, प्राकृत का मतलब 1 से नीचे नहीं जा सकते। सम संख्या लेनी है मतलब 2 का गुणज होना चाहिए, 8 से छोटी होनी चाहिए, तो फिर ए में कौन कौन आया, ए में कौन कौन आया, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, 2 4 6, इनके अलावा कोई और नहीं आएगा। ऐसे ही देखिए दोबारा देखा तो प्राकृत संख्या है बेटा, प्राकृत संख्या 1 से नीचे नहीं जाती, 1 तक लास्ट जाती है, तो 1 से नीचे नहीं जा सकते। सम लेनी है तो फिर 2 से नीचे नहीं जा सकते, तो 8 से आपके बराबर है नहीं, 8 से छोटे चलने हैं, तो फिर 6 4 2। बी में 7 से छोटे, 7 से छोटे, 7 को भी नहीं लेना, 7 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 7 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो 7 से छोटी अभाज्य संख्याएं होती है, एक तो होती है 2, एक होती है 3, 2 3 और 5, 2 3 5 तीन होगी। अब पूछा है कि ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, तो बताइए ए में कितने अवयव हैं, तो साहब ए में है 3 अवयव, बी में कितने हैं, बी में है 3 अवयव। तो संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, ए से बी में संबंधों की संख्या,
बराबर होती है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ए में अवयव इंटू बी में अवयव। तो 2 की पावर हो गई आपकी 3 इंटू 3, जो कि हो गई आपकी 2 की पावर 9। इतने संबंध आपके टोटल बनेंगे 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 संबंध होंगे ए से बी में। अच्छा, यही इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अगर ये पूछा होता अरिक्त संबंधों की संख्या, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि एक संबंध रिक्त होता है इनके अंदर, तो अरिक्त में 2 की पावर 9 में से आप 1 माइनस कर देते। पावर में माइनस नहीं है, टोटल में माइनस है। 2 की पावर 9 यानी 512 माइनस 1 यानी 511। ये अरिक्त संबंधों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, y दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और ये डैश डैश चल रहा है, a गुण b है, y क्रॉस a, y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b। यहाँ पे बेटा आप बंटनता का नियम आराम से लगा सकते हैं, गुणन में लगता है। y क्रॉस a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन निकाल के उसे y से क्रॉस गुणा कर लीजिए। ये रहा आपका a जिसमें है 1 और 2, b में है 3 4 5। तो साफ पता लग रहा है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली है। और खाली समुच्चय का जब आप इंटरसेक्शन, जब आप काटे गुणन करेंगे, क्योंकि a इंटरसेक्शन b तो खाली है, और खाली से गुणा करने पर खाली ही आता है, खाली आता है, यानी आपका आंसर 5 होगा। तो ये आंसर 5 हो गया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो परिमित समुच्चय, एक समुच्चय में m अवयव है, दूसरे में n अवयव है। यदि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या से 48 अधिक है। वाह भाई, प्यारा क्वेश्चन है। जो पहला समुच्चय घात समुच्चय मतलब जितने उप समुच्चय है उनका समुच्चय, और कितने उप समुच्चय बनते हैं, जितने अवयव होते हैं उसकी 2 की पावर कर दीजिए। तो ए समुच्चय लेके चलें, ए समुच्चय में जो है उसने कहा है कि m अवयव है। बी समुच्चय में कितने हैं, बी समुच्चय में n अवयव है। तो ए का जो घात समुच्चय होगा उसमें कितने अवयव होंगे, एन पी ए, पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए, और n का मतलब उसमें कितने अवयव होंगे, 2 की पावर m। जितने a में अवयव होंगे उसे 2 की पावर पे लिख दीजिए। ऐसे ही b का जो पावर सेट है, b का जो पावर सेट है उसमें कितने अवयव होंगे, उसमें होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर m और 2 की पावर n। अब ये कह रहा है कि जो पहले वाला 2 की पावर m है, जो पहले वाले का जो घात समुच्चय उसमें जो अवयवों की संख्या है वो दूसरे वाले से 48 ज़्यादा है, प्लस 48 प्लस। आई बात समझ में। अब आपको उसको सॉल्व करना है। आप चाहते 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जो ऑप्शन है वो रख के चेक कर लीजिए कौन सही है, ठीक है ना। और नहीं, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, क्योंकि आप मैथ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसे समीकरण सॉल्व कैसे होते हैं। 2 की पावर m, 2 की पावर n प्लस 48 आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए 2 की पावर m प्लस बराबर 2 की पावर n, 48 जो है वो हमारा टोटल कितना हुआ, 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 यानी 2 की पावर 4 गुणा 3, 2 की पावर 4 गुणा 3। देखिए बेटा बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व करूंगा। देखिए मैथ्स यहाँ खत्म हो गई है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन रख के आप चेक कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है 6 4 बैठ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, 16 में 48 जोड़ेंगे 64 आएगा, और 2 की पावर 6 64 होगा। तो आंसर ये हो जाएगा m बराबर 6 और n बराबर 4। आप रख के देख सकते हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये मज़ेदार चीज़ है। आइए सॉल्व करके दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। 2 की पावर 4 का देखिए मैंने 48 को लिख लिया 16 इंटू 3, 48 जो था उसको लिख लिया 16 इंटू 3, 16 3 48, और 16 को लिख लिया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का सब में भाग देने पर, 2 की पावर 4 का भाग देने पर, जैसे 2 की पावर 4 का भाग दूंगा ये हो जाएगी 2 की पावर m माइनस 4। इसमें 4 का भाग लग गया, इसमें 4 का पावर का भाग लग गया, प्लस आ गया 3। अब दोनों को इधर ले आओ, 2 की पावर m माइनस 4 माइनस 2 की पावर n माइनस 4 बराबर आ रहा है आपका 3। अब 3 कैसे आ सकता है, क्वेश्चन तो यहाँ खड़ा हो रहा है। 3 कैसे आ सकता है भाई, 3 कैसे आ सकता है। 2 की पावर जो भी होंगी, 2 की पावर आप जो भी करेंगे वो सम संख्या ही बनाएगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की कितनी पावर कर लीजिए, 2 की हर पावर पे 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर सम संख्या आएगी। ये भी एक सम संख्या आएगी। जब दोनों सम संख्या आएगी तो उनका अंतर विषम संख्या कैसे आ सकता है। दोनों सम संख्या है, उसका अंतर विषम संख्या कैसे आ सकता है, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं। क्या ऑप्शन बनते हैं, देखिए या तो दोनों ही विषम हो, लेकिन 2 विषम संख्याओं का अंतर भी, 2 विषम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है।
इसका मतलब दोनों विषम भी नहीं हो सकते। और विषम संख्या सिर्फ तभी आती है जब एक सम हो और एक विषम हो। और प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, आगे वाली बड़ी है और पीछे वाली छोटी है, और एक सम है और एक विषम है, और सम भी आगे वाली को होना पड़ेगा और पीछे वाली को विषम होना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों सर, विषम आगे वाली हो जाती, सम पीछे वाली हो जाती, तभी तो 3 आ सकता था। लेकिन नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 जो है, 2 की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार विषम संख्या बनाती है, सिर्फ एक बार। कब? जब 2 की पावर 0 हो। 2 की पावर 0 होते ही 1 आता है, एक विषम है। 2 की कौन सी पावर विषम बनाएगी? क्वेश्चन सुनिए, 2 की कौन सी पावर मैं डालूं कि विषम संख्या आ जाए? तो सिर्फ जवाब है 2 की पावर 0 पे ही विषम आ सकता है, क्योंकि 2 की पावर 0 बराबर 1 होगा और एक विषम संख्या है। समझ रहे हैं? सिर्फ 2 की पावर 0 ही विषम संख्या बनाती है, और 2 की पावर अगर 0 नहीं हुई तो विषम संख्या नहीं आएगी। तो विषम संख्या आने के लिए जरूरी है कि ये 2 की पावर 0 हो। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय n-4 के 0 होने के। तो n-4 को 0 होना पड़ेगा, और n-4 को 0 होते ही n को कितना होना पड़ेगा? 4, और n को 4 होते ही ये हो जाएगा 2 की पावर m-4, ये हो जाएगा 1 बराबर 3, ये इधर चला गया, तो इसको मैं यहाँ से लाइन से पहले सेपरेट कर देता हूँ। 2 की पावर m-4, 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर से पावर की तुलना कर लीजिए, m-4 बराबर 2, तो m बराबर 6। देखा, ये बेटा ये सवाल आज तरीके से मैंने सॉल्व किया है, आपको शायद ही याद आता होगा, ऐसे भी कभी चीज़ें सॉल्व की होगी आपने। ये बहुत एडवांस ट्रिक्स होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रिक्स होती है। ये जो ट्रिक्स है ये आपको ओलंपियाड जैसे एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये नज़र आते हैं। नॉर्मल एग्जाम में ये ट्रिक्स नहीं काम आते, लेकिन क्योंकि नॉर्मल ट्रिक्स जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने ट्रिक्स सॉल्व की, ये ऐसे नहीं होती। नॉर्मल एग्जाम में क्या किया जाता है, यहाँ m बराबर ये ऑप्शन है, ये रख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन जब आप बहुत अच्छे एग्जाम में जाते हैं ना, बहुत अच्छे एग्जाम में, तो वैसे इस टाइप से भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। देखा, थोड़ा सा अलग तरीका ना, मज़ा आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन आरेख वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर मैं यही चाहता हूँ कि वेन डायग्राम बना के ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें भाई 3 जने हैं, दूध चाय कॉफ़ी वाले, तो पूरा बॉक्स ही बना लेते हैं एक, जो है उनको डालते जाएंगे। ये चाय वाले, कॉफ़ी वाले और दूध वाले। दूध पूछा है क्या? दूध पहले ले लीजिए, कॉफ़ी बाद में ले लीजिए। चाय इतनी पीछे कैसे गई भाई? चाय वाले बाद में लिए गए। 100 विद्यार्थी है अभी भाई, 100 विद्यार्थियों में नहीं पता कि बाहर कौन है अंदर कौन है, इसलिए 100 एक बार टोटल है, टोटल 100 है, टोटल है 100, अंदर बाहर सब मिला के टोटल है 100। तो टोटल हो गए 100, याद रखिएगा। उनकी रिपोर्ट में अनुसार 10 विद्यार्थी तीनों पे लेते हैं, तो 10 विद्यार्थी यहाँ जाएंगे क्योंकि तीनों पे लेने वाले 10 है, 10 इसमें आ गए। 20 विद्यार्थी दूध और कॉफ़ी लेते हैं, 20 विद्यार्थी दूध और कॉफ़ी वाले 20 है, 20 में से 10 तो आप लिख चुके, तो यहाँ सिर्फ 10 ही आएंगे क्योंकि टोटल मिलाएंगे तो 20 ही हो जाएंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा वेन डायग्राम। 20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी कॉफ़ी और चाय लेते हैं, कॉफ़ी और चाय कितने लेते हैं? 30 लेते हैं, 30 लेते हैं, 10 लिख चुके आप, तो 20 ये चाय कॉफ़ी वाले आ जाएंगे। और उसके बाद में 25 विद्यार्थी दूध और चाय लेते हैं, दूध और चाय 25 लेते हैं, तो ये 10 हो गया, तो ये आपका 15 हो गया, 25 हो गया। अब 12 विद्यार्थी केवल दूध लेते हैं, केवल दूध, तो ये केवल दूध वाला तो 12 है, ये दूध वाला केवल दूध वाला है, दूध वाले नहीं है, केवल दूध वाला। तो कॉफ़ी चाय को निकालने बाद जो बचेगा वो केवल दूध होगा, तो ये दूध वाला 12 है। और 5 विद्यार्थी केवल कॉफ़ी लेते हैं, 5 है जो केवल कॉफ़ी वाले हैं। चाय वाले कितने हैं? तथा 8 विद्यार्थी चाय लेते हैं, 8 विद्यार्थी केवल चाय नहीं है, ये देखिए 5 विद्यार्थी केवल कॉफ़ी है और 8 विद्यार्थी केवल चाय लेते हैं, तो 8 केवल चाय वाले हो गए। इन विद्यार्थियों में से कोई भी पे नहीं लेने वालों की संख्या, जो कुछ भी नहीं लेता वो कितने हैं? तो टोटल काउंट कर लीजिए लेने वाले कितने, 20 10 40, 40 50 55, ये हो गया आपका 55, 55 और 5 60, 60 और 20 70, 70 जने कुछ ना कुछ ले रहे हैं। 100 में से 70 गया 30, 30 व्यक्ति जो है वो बाहर खड़े हैं, तो आपका हो गया 30। देखा वेन डायग्राम कितना बढ़िया काम करता है। देखिए सही चीज़ का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे ना तो कमाल होना ही है। तो वेन डायग्राम एक पावर है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये में 40 बच्चे 30 तैर सकते हैं, 40 बच्चे हैं उसमें से 30 तैर सकते हैं, 27 शतरंज खेलते हैं। टोटल 40 है बेटा, टोटल 40 हम बाद में बात करेंगे, एक बार याद रखिएगा टोटल 40 है। 30 तैर सकते हैं, 27 शतरंज खेल सकते हैं, केवल 5 बच्चे दोनों में कोई भी नहीं जानता। अच्छा 5 बच्चे ऐसे हैं जिसको दोनों ही नहीं आते। एक काम करते हैं, तैरने वाले को ए कह देते हैं, जो तैर सकते हैं उनको ए समुच्चय में डाल देते हैं। खेल सकते हैं उनको बी में डाल देते हैं।
ए समुच्चय में वो है जो तैर सकते हैं, बी समुच्चय में वो है जो शतरंज खेल सकते हैं। 5 विद्यार्थी बेटा ऐसे हैं, केवल 5 बच्चे, दोनों में से कोई भी नहीं जानते, ना तो उन्हें ए डैश तैरना भी नहीं आता, बी डैश शतरंज खेलना भी नहीं आता, दोनों ही नहीं आते, इंटरसेक्शन दोनों ही नहीं आते, तैरना भी नहीं आता, तैरना नहीं, शतरंज नहीं, और फिर दोनों ही नहीं आते। ऐसे लोगों की संख्या कितनी बताई गई है? 5 बताई गई है। और हमें पता है डी मॉर्गन थ्योरम हमें कहती है कि ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का डैश। ये एक्चुअली ए यूनियन बी का डैश है, तो ये बराबर हुआ आपका फिर ए यूनियन बी का डैश। और ए यूनियन बी का, किसी का भी डैश में अवयवों की संख्या हमेशा टोटल अवयव यू में माइनस एन ए यूनियन बी में अवयव। जब भी आप किसी का डैश निकालते हैं तो डैश कैसे निकाला जाता है? डैश निकालने के लिए आपका जो सार्थक समुच्चय है उसमें से उसको खुद को माइनस कर दीजिए जिसका आप डैश निकाल रहे हैं। जैसे अगर आप एन ए डैश पूछे तो एन ए डैश क्या होगा? एन यू माइनस एन ए। एन यू कितना है? टोटल बच्चे दिए गए हैं आपको 40 बच्चे टोटल है। एन ए यू आपको अभी नहीं पता, आप निकाल लेंगे यहाँ पे, ये बराबर 5 है, 5 यहाँ जाएगा तो 40 में से 5 गया 35, तो एन ए यूनियन बी कितना हो गया? 35। तो ए यूनियन बी बराबर 35 है। बेटा यहाँ गलती से ये मत कर लीजिएगा कि टोटल है वो यूनियन होता है, टोटल यूनियन नहीं होता। यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक चीज़, जो तैर सकते हो, शतरंज खेल सकते हो, दोनों खेल सकते हो, वो यूनियन है। तो हो सकता है 40 बच्चे में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको कुछ भी नहीं आता हो, वो यूनियन में आए नहीं, तो ये 40 जो है वो टोटल है, इसलिए यू है ये सार्थक समुच्चय। अब पूछे ऐसे बच्चों की जो केवल तैर जाना जानते हो, तो वेन आरेख बना लेते हैं इसका। अब वेन आरेख आराम से काम करेगा हमारा। ये तैरने वाले और ये तो तैराकी लेते हैं, तैरने वाले, और इसमें डाल लेते हैं शतरंज वाले। अब तैरने वाले कितने? तैरने वाले 30 तैरने वाले, 30 में से अभी इंटरसेक्शन हमें निकालना है, इंटरसेक्शन अभी हमारे पास नहीं है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी आपके पास 35 है, एन ए आपके पास 30 है, एन बी आपके पास 27 है, तो ए इंटरसेक्शन बी अब आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 57 में से 35 गया, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 57 माइनस 35 जो कि आएगा 22। तो 22 आ गया। 22 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो केवल तैरना जानते हैं, तो आप चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। केवल तैरने वाले मतलब एन ए माइनस बी निकालना है, और ए माइनस बी बराबर होता है एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से जो इंटरसेक्शन है वो घटा दीजिए, केवल तैरने वाले आ जाएंगे। एन ए कितने हैं? 30 है, 30 है तैरने वाले, और दोनों करने वाले कौन है? 22 को निकाल देंगे तो खाली तैरने वाले आ गए 8। और चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 22 बच्चे जो है वो कॉमन आए हैं, 22 कॉमन है, टोटल 30 तैर सकते हैं, तो 22 ही हो गए, तो 8 बचे ना। केवल तैरने वाले कितने बचे? 8। और केवल शतरंज वाले पूछे होते तो ये 5, क्योंकि टोटल 27 है, 27 में से 22 कॉमन है, तो 5 ही बचे। केवल शतरंज वाले 5, केवल तैरने वाले 8, और तैरने वाले पूछे, केवल नहीं लगाया, खाली तैरने वाले पूछे, तो 22 और 8 30 तैरने वाले हैं, 22 और 5 27 शतरंज वाले हैं। और यूनियन निकालेंगे तो 22 और 8 30, 30 और 5 35 तैरना जानते हैं, और कुछ नहीं जानते ऐसे विद्यार्थी है 5, क्योंकि टोटल है 40। ठीक है, हो गया। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, और एनडीए 2004 में आया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी, अब ये जो है संबंध का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या ये संबंध, देखिए अगर आपने आरबीसी की जो बुक है, आरबीसी की बुक से अगर वो पढ़ी हुई है या एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है उनमें भी। पहले ये समतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है? ये संबंध जो है, ये संबंध क्या ये सब पे काम करेगा? खुद से खुद पे काम करेगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। ए से ए पे क्या ये काम करेगा? तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1, तो ये आ जाएगा 2a² बराबर 1। तो आपका ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। इसका मतलब ए जब 1/√2 है, केवल और केवल तब काम करेगा। यानी ए अगर 1 1 हुआ तो आप ट्राई करके देख लीजिए, ये काम नहीं करेगा, 1 1 पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 जब आप रखेंगे तो आएगा 2 इस तरफ आएगा 2, 2 बराबर 1 नहीं हो सकता। तो 1 1 जो है वो आपके रिलेशन में नहीं है, इस R0 में 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। और जब समतुल्य नहीं है तो तुल्यता कैसे हो सकता है? तो जवाब है साहब, ये तुल्यता नहीं है। सेम ऐसे ही आप इसको चेक कीजिए।
यहाँ पे आप समतुल्य चेक करेंगे, ए रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 1/3 से छोटा है, बिल्कुल सही। सम्मित है क्योंकि a माइनस बी का मोड अगर 1/3 आ रहा है तो b माइनस ए का मोड भी 1/3 ही आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आप संक्रामक चेक करेंगे ये आपको संक्रामक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आइए बात करते हैं। पहला लीजिए 0 और 1/3, 0 और 1/3 चेक करेंगे, संबंध में है ना। 0 और 1/3 रखिए, 0 में से 1/3 गया, 1/3, इसने कहा है बराबर है तब भी चलेगा, छोटा है तब भी चलेगा, तो बराबर आ रहा है तो चल गया। दूसरा 1/3 और 2/3 ले लीजिए, चेक कीजिए चलेगा नहीं चलेगा। ए की जगह 1/3 रखिए, बी की जगह 2/3 रखिए, 1/3 में से 2/3 गया, माइनस का 1/3 आएगा मोड पे, प्लस का 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। लेकिन ए बी, बी सी, ए सी है क्या, ये दोनों तो रिलेशन में है, ये दोनों तो आपके इस रिलेशन में है, लेकिन क्या फर्स्ट और थर्ड 0 और 2/3 ये रिलेशन में होगा, तो जवाब है साहब नहीं होगा। अब ये नहीं में आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर आएगा 0 माइनस 2/3, जो कि माइनस 2/3 आएगा, मोड उसको प्लस कर देगा, ये प्लस का 2/3 आ गया। अब बताइए क्या प्लस का 2/3 1/3 से छोटा होता है, नहीं। क्या बराबर होता है, नहीं। तो ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा इसका मतलब संक्रामक नहीं है, और संक्रामक नहीं है तो फिर ये तुल्यता भी नहीं है, ये भी गया मैदान से बाहर। अगला है I0, I1 और I2 के बीच में एक रिलेशन है I0 जो कि इस तरीके से बताया गया। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये समतुल्य है, तो बिल्कुल समतुल्य है। अगर I2 की जगह I1 रख देता हूँ, I2 की जगह I1 रख देता हूँ, तो I1 का स्क्वायर 2I1 का स्क्वायर 3I1 का स्क्वायर और 3I1 का स्क्वायर कट के 0 आ जाएगा, बिल्कुल काम करेगा। तो ये काम करेगा, लेकिन ये सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं I1 को I2 से रिप्लेस कर दूँ और I2 को I1 से रिप्लेस कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा I2 का स्क्वायर माइनस 3I2I1 प्लस 2I1 का स्क्वायर। अब बताइए क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं, ये अलग है। पहले I2 के साथ 2 थे, अब कहाँ है I2 के साथ 2, पहले I1 के साथ 1 था, अब 2 है, तो इसका मतलब सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। और आपने देखा तीनों क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चन में इसमें समतुल्य नहीं था, इसमें संक्रामक नहीं है, इसमें सम्मित नहीं है, तो अपने आप ही चौथा ऑप्शन सही बच गया। तो कोई डाउट ही नहीं है कि चौथा ऑप्शन सही है। और अब बता देता हूँ क्यों सही है, कि EC जो है वो रिलेशन है A और B के बीच में, और A क्रॉस B के बराबर है। अब A क्रॉस B जो है वो पूर्ण संबंध कहलाता है ना, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। A क्रॉस B से बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। अगर कोई रिलेशन A क्रॉस B के बराबर है तो बताइए वो तुल्यता संबंध हुआ नहीं हुआ। A क्रॉस B में बेटा सारे जोड़े आ गए, सारे ही आ गए, तो समतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक कुछ बचा ही नहीं। A क्रॉस B में सब कुछ आ जाता है ना, A क्रॉस B तो सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा संबंध जो होता है वो A क्रॉस B होता है। तो A क्रॉस B में तो सब कुछ ही आ गया, सब कुछ आ गया, तो वो समतुल्य सम्मित संक्रामक सब हो गया, सब हो गया तो तुल्यता हो गया। तो इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है साहब, बिल्कुल है, नो डाउट। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद है ये क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। संवट अंतराल ये है, इसमें आप n का मान रखते जाइए, फिर सबका सम्मिलन करिएगा। इस सेट का नाम मैं रख लेता हूँ AN। एक बार n का मान 1 रखूंगा तो A1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो A2 आ जाएगा। चलिए इसको 1 बाय 1 बना के देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रही हमारी ये रेखा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सबसे पहले n का मान 1 लीजिए। जब आप n का मान 1 लेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 9, 3 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 9 तक। तो मान लेता हूँ यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो आपका 3 से लेकर 9 तक पूरा, 3 भी शामिल है इसमें, 9 भी शामिल है, 3 से लेकर 9 तक आपका A1 आ गया। ये आपका सेट है A1, सही है। अब n का मान 2 रखने पर A2 निकालेंगे, ये A2, n का मान 2 रखने पर, जैसे ही n का मान 2 रखूंगा ये आ जाएगा 1/2 यानी 2.5, 2.5 से लेकर 1/2.5 9.5, 2.5 से 9.5 तक। 2.5 थोड़ा सा 3 से इधर होगा, ये रहा 2.5, 9 से 9.5 थोड़ा इधर होगा, ये 9.5, और इस बार ये पूरा होगा, ये ब्लू वाला इस बार A2 होगा, ठीक है, ये ब्लू वाला आपका। अब आप A3 पे चलिए, अब मैं बनाने जा रहा हूँ A3। n का मान 3 रखने पर, 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 जो कि 0.33 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.33, और ये आ जाएगा 10 माइनस 1.33 तो आ जाएगा 9.66, 2.33 ये आपका था 2.5 और ये आपका था 9.5। अब 9.66 थोड़ा सा आगे होगा,
और 2.3 थोड़ा सा पीछे होगा। अब मेरे पास 3 सेट आ चुके हैं, A1 A2 A3। पहले मैं इन 3 की बात कर लेता हूँ। अगर मैं A1 A2 A3 तीनों को यूनियन करूँ तो बताइए क्या आएगा? तो जवाब है A3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि A3 के अंदर ही देखिए, अभी आप मैंने बनाया था, अभी ये जो बनाया है मैंने वॉयलेट कलर से, बैंगनी कलर से, बैंगनी कलर वाले के अंदर, इसके अंदर A2 भी आ रहा है, A1 भी आ रहा है। तो A1 A2 A3 का जो यूनियन होगा वो A3 आएगा, क्योंकि सब कुछ A3 के अंदर ही है। A1 भी A3 के अंदर है, A2 भी A3 के अंदर है। तो A3 को जब यूनियन करूंगा तो A1 A2 उसको कुछ नहीं दे पाएंगे, तो A3 आएगा। तो सोचिए, अगर A4 लूँ तो यूनियन A4 आएगा, यानी जो लास्ट वाला सेट है वो यूनियन आएगा। तो यहाँ पे मुझे जो बात समझ में आई वो है कि जब मैं सारे सेट्स का i बराबर 1 से लेकर अनंत तक सारे सेट्स का यूनियन करूंगा तो मुझे जो सेट मिलेगा वो कौन सा होगा? वो सबसे लास्ट वाला होगा। सही है, सबसे लास्ट वाला, यानी अनंत हुआ। क्योंकि यहाँ सबसे लास्ट कौन सा होगा? अनंत हुआ, क्योंकि n बराबर 1 2 3, देखिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 n। तो अनंत हुआ जो सेट होगा वो यूनियन होगा। क्योंकि 3 सेट A1 A2 A3 का यूनियन करता हूँ तो A3 आता है। 4 का करूंगा तो A4 आएगा, 5 का करूंगा तो A5 आएगा, 10 का करूंगा तो A10 आएगा, 1000 का करूंगा तो A1000 आएगा, 10,000 का करूंगा तो A10,000 आएगा। तो अनंत सेट का करूंगा तो लास्ट क्या आएगा? अनंत हुआ आएगा। तो अनंत हुआ सेट कैसे निकलेगा? n का मान अनंत रखिए। तो आइए ये रहा सेट, इसमें आप n का मान अनंत रख देते हैं। जैसे ही मैं n का मान अनंत रखूंगा ये हो जाएगा 2 + 0, 1 बटा अनंत 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2। और यहाँ रखूंगा 1 बटा अनंत 0, 10 में से 0 गया 10, ये 10 हो गया। अब मैं यहाँ पे छोटे ब्रैकेट लगाऊंगा, बड़े क्यों नहीं लगाए? क्योंकि कभी भी 2 नहीं आएगा, कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि अनंत कभी आता ही नहीं है, अनंत कभी नहीं आता। ये क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, 2 पॉइंट कम होता जाएगा। देखिए यहाँ 3 था, 3 के बाद 2.5 आया, 2.5 के बाद 2.33 आया, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। लेकिन क्या कभी एग्जैक्ट 0 आएगा? कभी एग्जैक्ट 0 आएगा? ये 2.0 आ जाएगा ना? कभी नहीं आएगा। ये हमेशा नजदीक नजदीक नजदीक, बहुत नजदीक चलता रहेगा, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा। सोचिए, एग्जैक्ट 0 होने का मतलब आप कह रहे हैं कि 1/n जो है वो 0 आएगा। 1/n पूरा 0 कभी आ सकता है? नहीं, ये दशमलव में आता रहेगा। ये 0.0000000 करोड़ों 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 हजारों 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 0 आके 1 आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 कभी नहीं आएगा। और एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा तो ये 2 पॉइंट हजारों 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 0 1 आ जाएगा, कभी एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 कभी शामिल नहीं होगा, ना कभी 10 शामिल होगा। तो छोटा ब्रैकेट लगेगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2 से लेकर 10 तक। तो इसका आंसर बनेगा आपका छोटा अंतराल 2 से लेकर 10 तक। आया मज़ा? उम्मीद करता हूँ जबरदस्त आया होगा। प्यारा क्वेश्चन है यार। देखिए आपको समझ में आया होगा कि 2 क्यों नहीं आएगा, 2 आ ही नहीं सकता। यहाँ पे n का मान बढ़ाते जाए, n टेंड्स टू अनंत होने का मतलब ये नहीं है कि अनंत कोई संख्या है आपने ले जाके पटक दी वहाँ पे ना। अनंत का मतलब चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, बताइए कहाँ पहुँचेंगे? तो साहब पता है कि कहाँ पहुँचेंगे? 2 के नज़दीक। 2 पे पहुँचेंगे ना साहब? कभी 2 पे नहीं पहुँचेंगे। 2 के नज़दीक नज़दीक नज़दीक, कभी भी 2 पे पहुँचेंगे, यानी 2 कभी नहीं आएगा। 10 कभी आएगा ना साहब? 10 भी कभी नहीं आएगा। ना 2 आएगा ना 10 आएगा, लेकिन 2 और 10 के बीच में सब आएगा। ये लीजिए, काम हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में है कि ए और बी 2 समुच्चय है, इनमें सब में इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो बताइए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हमें बताना है कि ए और बी में क्या कॉमन है, क्या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पॉइंट कॉमन है। तो इन दोनों के हम ग्राफ बनाएं, तो इन दोनों के ग्राफ में देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन आता है। तो अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने आते हैं तो देखिए ये बहुत प्लस पॉइंट होता है ग्राफ बनाना। y बराबर 1/x जो होता है वो इस तरीके का होता है, अति परवलयाकार। और y बराबर -x जो लाइन होती है वो यहाँ से जाती है ऐसे, ये मूल बिंदु से, सॉरी थोड़ा सा ऊपर आ गया। ये है y बराबर -x और ये है आपका y बराबर 1/x। बताइए क्या दोनों एक पॉइंट पे काट रहे हैं? काट रहे हैं। तो कॉमन बिंदु है ही नहीं दोनों में, एक भी बिंदु दोनों में कॉमन नहीं है। इसमें जो बिंदु है वो इस लाइन पे नहीं है, जो लाइन पे है वो यहाँ नहीं है, यानी दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो a इंटरसेक्शन b बराबर 5, ये आपका आंसर है। अब अगर दूसरा तरीका और समझा देता हूँ, अगर ऐसे नहीं समझ में है तो देख लीजिए, हम एक काम करते हैं, कॉमन बिंदु ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के y को बराबर कर लेते हैं। तो पहले वाले का y बराबर दूसरे वाले का y। पहले का y है 1/x और दूसरे का y है -x। ठीक है, y बराबर 1/x, y बराबर -x। वज्र गुणा करने पर y बराबर -x² आ गया, माइनस को इधर भेज दिया, x² बराबर -1 आ गया। अंडर रूट डालने पर x बराबर ±8 आ गया, क्योंकि x बराबर √-1 आएगा, ±√-1, और -1 का अंडर रूट आयटा होता है, आयटा आ गया। इसका मतलब x बराबर ± आयटा पे काटेंगे, आयटा कुछ होता ही नहीं है, काल्पनिक संख्या ग्राफ में कभी कहीं होती ही नहीं है। इसका मतलब दोनों कहीं भी नहीं काटेंगे। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कॉमन बिंदु कैसे आएगा, और कॉमन नहीं आएगा तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? खाली। इसीलिए हमने कहा है कि खाली आएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, अगर आप लोगों को ग्राफ पढ़ने हैं तो एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसका नाम है प्ले विद ग्राफ। प्ले विद ग्राफ, वो आपको ग्राफ बनाना सिखाएगी, बहुत अच्छी बुक है, अमित एम अग्रवाल की है। अमित एम अग्रवाल की बड़ी फेमस बुक है, यानी यूँ कहूँ कि लगभग 25-30 सालों से ये बुक जो है ये चल रही है। और आईआईटी वाले बच्चे जो है जिनको शुरुआत में अलजेब्रा सिखाया जाता है तो पहले कहते हैं इस बुक को बेटा ज़रूर पढ़ो एक बार, क्योंकि इससे आपको ग्राफों की थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगी। कुछ चीज़ों को ग्राफ बहुत आसान कर देते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को ग्राफ ने कितना आसान कर दिया था, तो ये फ़ायदा होता है ग्राफ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका वेन डायग्राम से आराम से हो जाएगा। तो 3 समाचार पत्र हैं ABC, 42% ए समाचार पत्र पढ़ते हैं, 51% बी पढ़ते हैं, 68% सी पढ़ते हैं, 30 लोग ए और बी पढ़ते हैं, ये इतने पढ़ते हैं, और इस 8 पढ़ते हैं, 8% कोई भी समाचार नहीं पढ़ते हैं। सभी समाचार पढ़ने वालों का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले देखिए 8% है जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते, यानी ए भी नहीं पढ़ते, इंटरसेक्शन बी भी नहीं पढ़ते, इंटरसेक्शन सी भी नहीं पढ़ते, तीनों ही नहीं पढ़ते। ऐसे परसेंट लोगों की संख्या 8%। ठीक है, ऐसे परसेंट लोगों की संख्या 8%। तो हमारी जो थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम, उसके अनुसार हम इस बात को लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का पूरे का डैश, जो कि बराबर है 8%। और हमें पता है किसी के भी डैश में अगर नंबर निकालने कितने एलिमेंट है तो एन यू माइनस एन, उसे घटा दीजिए तो आपको उसके डैश में अवयवों की संख्या पता लग जाएगी। यू टोटल हमें कितने हैं, देखिए प्रतिशत में लिखा हुआ है, तो प्रतिशत में लिखा हुआ है इसका मतलब कुल लोग कितने रहे होंगे। जब प्रतिशत में कोई चीज़ होती है इसका मतलब टोटल कितना रहा होगा, 100%। तो ये है आपका 100%, 100 है। 8 को इधर भेज दीजिए, 8 इधर आ गया। ये लीजिए आपको ए यूनियन बी की संख्या पता चल गई, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आ गया आपका 92। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पूछा सभी समाचार पढ़ने वाले इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो यूनियन से हमारे पास फॉर्मूला जाता है, देखिए वैन और से भी कर सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी है 92, ये 92 हो गया। एन ए आपके पास है 42 51 68, 42 51 और 68, और दो दो पढ़ने वाले कितने हैं 30 28 36, 30 28 36, तीनों वाले आपको निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये निकालने के बाद में बचते हैं 25, सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 25, यानी 25% ऐसे है जो तीनों बार पढ़ते हैं। ये रहा आपका 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ये जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना मज़े आ जाते हैं। देखिए 5 बिलोंग्स टू 5, भाई 5 बिलोंग्स टू 5 क्यों होगा, क्या 5 के अंदर 5 है? 5 को जब हम बनाएंगे तो 5 तो खाली होता है, क्या 5 के अंदर कोई अवयव है 5 नाम का जो 5 से बिलोंग करेगा? नहीं साहब, तो ये गलत है, क्योंकि जब आप बिलोंग्स टू का अक्षर लगाते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो अवयव, वो एक अवयव है जो उसके अंदर है। क्या है ऐसा कोई अवयव? नहीं साहब, ऐसा कोई अवयव नहीं है। अच्छा 5 बिलोंग्स टू ब्रैकेट 5, हाँ बिल्कुल, ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब समुच्चय है, समुच्चय के अंदर एक अवयव है 5 के नाम का, तो 5 से बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल साहब, ये एकदम सही है, एकदम सही है। पकड़िए बात को बेटा, देखिए ये ब्रैकेट मतलब समुच्चय, इसके अंदर 5 बना हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर एक अवयव है 5। अब इसके अंदर अगर 5 है तो 5 अवयव है तो बिलोंग करेगा ही करेगा, सही है। अब यहाँ आ जाते हैं कुछ, ये तीसरा क्यों गलत है? देखिए ब्रैकेट 5 बन गया, ब्रैकेट 5 बन गया, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय। अब समुच्चय समुच्चय से संबंध नहीं रखता, ये समुच्चय ये उप समुच्चय, यहाँ पे जो चिन्ह गलत लगा हुआ है वो है उप समुच्चय का होना चाहिए था। ब्रैकेट 5 उप समुच्चय है ब्रैकेट 5 का, क्योंकि हर कोई अपना उप समुच्चय होता है, इसलिए उप समुच्चय का चिन्ह। अब 0 बिलोंग्स टू 5, ना भाई 5 के पास तो कुछ भी नहीं होता, तो 0 कैसे बिलोंग करेगा? इसलिए 5 तो खाली होता है, कोई भी अवयव 5 में कैसे बिलोंग कर सकता है, इसलिए खाली। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यह है आपका समुच्चय 1 2 3, इसमें संबंध है 1 1 2 2 3 3, भाई समतुल्य बिल्कुल है, एक का एक के साथ, क्योंकि समतुल्य में खुद से खुद के साथ होना चाहिए, यहाँ पे खुद का खुद के साथ है। सम्मित, सम्मित अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, क्या ए बी है? नहीं साहब, कोई है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। पहले ए बी होता
तो फिर हम बी ए की बात करते हैं। अब ए बी नहीं है, सोच रहे हैं हम लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ही नहीं है। लड़का होगा तो लड़की ढूंढेंगे ना बेटा, सोचो पहले वर आएगा फिर वधू आएगी, या पहले वधू आएगी फिर वर आएगा, तो पहले ए बी आएगा, ए बी आएगा तो फिर बी ए ढूंढेंगे। तो बताइए कहीं ए बी है इसमें? ए बी है नहीं है, तो ए बी है ही नहीं, तो फिर बी ए क्यों ढूंढ रहे हो बिना मतलब में? ठीक है, अच्छा सम्मित हो गया, क्योंकि है ही नहीं, ए बी नहीं है। ए बी होता फिर बी ए नहीं होता तो हम कहते भाई सम्मित नहीं है। अब ए बी नहीं है तो फिर बी ए, तो सम्मित हो गया, बाय डिफॉल्ट सम्मित हो गया। संक्रामक, पहले ए बी होना चाहिए फिर बी सी होना चाहिए, फिर अगर ए सी ना आए तो हम कहेंगे भाई ए सी कैसे नहीं आया, संक्रामक है संक्रामक नहीं है। लेकिन बताइए क्या ए बी है ही नहीं, ए बी नहीं है फिर बी सी का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले ए बी होता फिर बी, ए बी भी नहीं चलता खाली इस बार, तो ए बी भी होता बी सी भी होता और फिर ए सी नहीं आता तो गोली निकाल देते, गोली काट देता इनमें से। समझ रहे बात नहीं? ए बी होता फिर बी सी होता और फिर अगर ए सी ना मिलता तो भाई हम डांग से डांग बजा देते। लेकिन क्या करें, ना तो ए बी है तो फिर बी सी की तो डिमांड ही नहीं होगी, फिर ए सी की तो कोई कहानी नहीं होगी। इसका मतलब संक्रामक है भाई, और तीनों है मतलब तुल्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लीजिए, 3 से 3 के साथ है ठीक, 6 से 6 के साथ है ठीक, और 9 से 9 के साथ है बिल्कुल ठीक। 12 वाला है क्या भाई? 11 12 से सब तुल्य है, सब तुल्य तो है, सब तुल्य है, कन्फर्म है। सम्मित 6 से 12 के साथ है भाई, 6 से 12 के साथ है तो 12 से 6 के साथ होना चाहिए। अगर 6 से 12 आ गया ना, अब मांगेगी, अब डिमांड एकदम जायज़ है। 6 से 12 के साथ है, 12 से 6 के साथ होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो सम्मित भी नहीं है। ये ले भाई, ईंट का जवाब पत्थर से। हमने कहा 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए, कह रहा है नहीं है तो सम्मित भी नहीं है, चल भाग, हो गया। अगला संक्रामक पे आ जाइए, 6 12 है फिर 12 आगे कहीं बना रहा है, नहीं बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी है, ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए, फिर ए सी नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। तो ए बी है, 6 12 है, फिर 12 12 12 तो वापस वही हो गया, एक ही बात है। 6 12 12 12 तो 6 12 6 12 ऑलरेडी है ही, तो इसका तो कोई तीसरा होना चाहिए, ए बी फिर कोई बी सी थोड़ा अलग होना चाहिए, बी और सी जो है ए से अलग होना चाहिए, तब फिर वो तीसरा है वो दिखेगा। वरना अब ये लेंगे 6 12 12 12, ये तो वही एक ही बन जाएगा। देखिए 6 12 और ये 12 12, तो वो कोई नया नहीं बनता। फिर 6 12 जो कि ऑलरेडी ये खुद 6 12 है ना, तो तीसरा होना चाहिए। जैसे 6 12 12 15, तो फिर 6 15 देखिए कि 6 15 है नहीं है, तो 6 12 इकलौता है तो भाई चल जाएगा। 3 9, फिर 9 आगे चल रहा है, 9 9 चल रहा है, तो वो तो एक ही बात होगी, बात करता। 3 9 9 के साथ कोई और जुड़ रहा है क्या? 3 के अलावा कुछ नहीं जुड़ रहा, तो ये भी बाय डिफॉल्ट हो गया। 3 12 और 12 फिर आगे जा रहा है, नहीं साहब 12 नहीं जा रहा, ये भी हो गया। ये तो बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं सारे। 3 6, फिर 3 6 3 12, अब देखिए ये रहा 3 6 6 12, 3 6 6 12, तो 3 12 होना चाहिए, ये रहा 3 12, काम कर रहा है भाई ये तो, ये भी है। यानी इसका मतलब ये समतुल्य भी है और संक्रामक भी है, परंतु सम्मित नहीं है, संक्रामक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मान लो W जो है वो अंग्रेजी शब्दकोश में शब्दों का समुच्चय है। ये अंग्रेजी शब्दकोश में सारे W में आ गए। अब W इंटू W के सारे शब्दों के हमने सेट्स बनाए। X तथा Y में कम से कम एक अक्षर उभयनिष्ठ है। एक शब्द जो है वो X लिया, एक शब्द Y लिया, और दोनों में कम से कम एक शब्द उभयनिष्ठ है, कम से कम एक कॉमन है। एटलीस्ट इन दोनों में एक तो कॉमन है ना? ठीक है, समतुल्य है बिल्कुल। अमित और अमित में तो चारों ही कॉमन आएंगे, AMIT। खुद से खुद में कॉमन निकालेंगे तो निकले। X एक शब्द है, जैसे अमित ले लिया, फिर उसी X को अगर उसी X के साथ कॉमन निकालेंगे तो बेटा सारे ही कॉमन आएंगे, जितने के जितने सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि खुद का खुद के साथ कॉमन निकालेंगे तो खुद ही निकल जाएगा, तो समतुल्य तो है। अगर X शब्द का, X एक वर्ड है, उसका Y वर्ड के साथ कॉमन आ रहा है, एक अक्षर, कम से कम एक अक्षर कॉमन आ रहा है, तो फिर Y का X के साथ कॉमन निकालेंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कॉमन आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि X इंटरसेक्शन Y बराबर होता है Y इंटरसेक्शन X।
इंटरसेक्शन में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरसेक्शन की बात चल रही है, समित है, संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x और y में कॉमन आ गए, मान लीजिए x और y में कॉमन आ गए और y और z में भी कॉमन आ गए, तो इसका मतलब कतई ही नहीं है कि x और z में भी कॉमन आएंगे। हो सकता है कॉमन नहीं आए, हो सकता आ जाए। ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये x ले लीजिए, A B C एंड D, y ले लीजिए E F G H। अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं x और y में कॉमन है। इन समुच्चयों में आप देख सकते हैं कि x और y में अच्छा खासा कॉमन है। C और D कॉमन है, x और y में कॉमन है। y और z में कॉमन देख लीजिए, y और z में भी कॉमन है। C E और F कॉमन है। लेकिन दोनों में कॉमन होने के बावजूद भी जब आप x और z में कॉमन लेने जाएंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। x और z में जब कॉमन लेने जाएंगे तो फाई आएगा, कुछ कॉमन नहीं है। तो समतुल्य है, सम्मित है, परंतु संक्रामक है। ठीक है, आइए। 200 छात्र टोटल है, 120 छात्र भौतिकी में पास है, मतलब फिजिक्स में पास है, 140 छात्र गणित में पास है। ठीक है भाई, 40 छात्र दोनों में फेल है, ये इंटरसेक्शन आ गया। और वो भी भौतिकी में फेल, A- भौतिकी में फेल, B- गणित में भी फेल, इंटरसेक्शन दोनों में फेल। ऐसे लोग कितने बताए हैं? 40। और अभी ये मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ये हो गया A यूनियन B। और A यूनियन B का डैश जिसे हम निकाल सकते हैं N यूनिवर्सल सेट माइनस N A इंटरसेक्शन B बराबर कितना? 40। एन यू कितना? 200 दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। 200 छात्र हैं, 200 एन ए यूनियन बी अभी निकालना है। ये कितना हो गया आपका? 40। 40 को इधर भेजते ही आपका ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 200 में से गया तो 160, 160 आ गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी आया आपका 160। अब हमें क्या पूछा है? दोनों विषय में पास होने वाले इंटरसेक्शन पूछा है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि भाई ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी कितना है? 160। एन ए कितना है? 120 छात्र भौतिकी वाले हैं और 140 छात्र मैथ्स वाले हैं और इंटरसेक्शन हमें निकालना है भाई। और ये हो गया आपका 260 में से 160 गए, 100 आ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी आया आपका 100। 100 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, 100 छात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा बेटा, गहरा क्वेश्चन है। ये गहरे क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा था एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा खुले दिमाग से करना पड़ेगा। यदि ए उप समुच्चय है बी का, तो पकड़िए बात को, ए संबंध रखता है बी से, उप समुच्चय नहीं का है। ए बी सी समुच्चय है, ए संबंध रखता है बी से, और ये बात सत्य है। सत्य है, इसका मतलब बी के अंदर ए आएगा, बी के अंदर ए, बी के अंदर और अवयव जो आएंगे उन अवयव के साथ ए जो है एज ए एलिमेंट आएगा, एज ए एलिमेंट ए समुच्चय आएगा। बी उप समुच्चय है सी का, बी उप समुच्चय है सी का। उप समुच्चय इसका मतलब बी का हर अवयव जो बी के पास होगा वो सी के पास भी होगा, यानी ऑल एक्स जो बी के साथ बिलोंग करेंगे वो सब के सब कहां होंगे? सी में होंगे। ठीक है, तो ए जो है वो बी में बिलोंग करता है, तो ए फिर सी के पास भी होगा, ए सी में भी बिलोंग करेगा। तो क्योंकि देखिए ए बिलोंग करता है, इसने दी है यहां, इसने कहा है ना कि ए बिलोंग करता है, वो एज ए अवयव आएगा। और बी उप समुच्चय सी का, यानी बी का हर अवयव सी में होगा। तो बी का अवयव ए है, तो ए कहाँ होगा? ए सी में भी होगा, क्योंकि ए बेटा बी में बिलोंग करता है। अगर ए बी में बिलोंग करता है तो फिर ए किसके पास होगा? ए सी के पास भी होगा। तो ये कथन पहली बार में ही सही, ये एकदम सही है। अब ये गलत है, क्यों गलत है? ए उप समुच्चय, ए जो है वो संबंध रखता है बी में, तो ए जो है अवयव हुआ। बी उप समुच्चय रखता है, बी उप समुच्चय सी का, ठीक है। ए उप समुच्चय सी का, तो ए समुच्चय है ही नहीं, वैसे ए समुच्चय, लेकिन ए जो है वो बी के अंदर है, तो ए जो एज ए अवयव है, तो अवयव जो होता है वो बिलोंग करता है, ना कि उप समुच्चय होता है, इसलिए ये बात गलत। ऐसे ही यहां पे आ जाइए, ए उप समुच्चय है सी का, ए उप समुच्चय सी का, बी बिलोंग करता है सी से। अगर बी बिलोंग करता है सी से, तो ये बात कैसे हुई कि ए बिलोंग करता है सी से? ए कोई अवयव थोड़ी है, बी अवयव, यहां पे जो बी है वो बिलोंग कर रहा है सी, बी तो अवयव हुआ, और बी जब अवयव हुआ तो अवयव में कोई समुच्चय कैसे बिलोंग कर सकता है? तो इसलिए ये बात भी गलत।
ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, ए उप समुच्चय है बी का, बी बिलोंग करता है सी में, तो बी अगर सी से बिलोंग करता है, बी जो है वो सी के अंदर है, तो ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, तो बी के अंदर ए है, और बी जो है वो उप समुच्चय, बी जो है वो संबंध रखता है सी से, तो सी बी जो है वो एज ए अवयव है, यानी जब आप सी को बनाएंगे तो सी के अंदर बी आएगा और बी जो है उसके अंदर ए आएगा। तो बी जब अवयव है तो अवयव के कभी टुकड़े नहीं होते, अवयव के टुकड़े नहीं होते, तो फिर ए का और सी का कोई लेना देना नहीं आपस में, ए का और सी का कोई लेना देना नहीं। अगर बी के पास बी का उपसमुच्चय ए भी है तो ए का और सी का कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहां पे ये कह रहा है ए उपसमुच्चय सी का, ना भाई कैसे हो सकता है, नहीं, क्योंकि समझ रहे बातों को बेटा, ऐसे समझिए, सी मान लीजिए सी में बी आ रहा है और बी जो है वो मान लीजिए 1 2 3 है और यहाँ मान लीजिए 4 5 है, और ये एक समुच्चय है ए जिसके पास है 1 2। अब बताइए क्या आप ये कहेंगे ये उपसमुच्चय है सी का? ये जो है ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन ये खुद अवयव है, ये खुद एक अवयव है और अवयव के उपसमुच्चय नहीं होते, और फिर उसका सी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनने वाला, इसलिए कोई रिलेशन नहीं है, ये गया, सिर्फ ये कथन सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करके। देखिए ये कह रहा है के कोई पूर्णांक है, a बराबर 2 की पावर k b है, आपको k के मान रखते चले जाना है और जितने बने सारे बनाने हैं। तो सबसे पहले k का मान अगर आप 0 रखते हैं, देखिए k का मान 0 रखते हैं तो ये a बराबर b आ जाएगा, a बराबर b आ जाएगा। a बराबर b आने का मतलब है a और b सेम होंगे, सेम होंगे मतलब a हो गया, a हो गया, इसका मतलब हर a का a के साथ रिलेशन है। जब k का मान 0 होगा तो हर a का a के साथ रिलेशन बनेगा। रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए और बी में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ए बराबर 2 की पावर k इंटू बी, के जो है वो पूर्णांक है, के कोई भी पूर्णांक है, के के मान आप रखते जाएंगे और बनते जाएंगे, और के का मान जब आप 0 रखेंगे तो ए बराबर बी आएगा, यानी हर ए अपने आप से रिलेटेड है, हर ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, इसका मतलब ए का रिलेशन ए के साथ है, क्योंकि जो भी शर्त को पूरा करेगा किसी भी के मान के लिए, चाहे के का मान कोई भी हो, किसी भी के मान के लिए अगर इस शर्त को पूरा करता है तो फिर वो रिलेशन में है। तो के बराबर जब 0 होगा तो ए बराबर बी होगा, यानी ये रिलेशन के बराबर 0 के लिए ये रिलेशन काम कर रहा है, काम कर रहा है, यानी ए का संबंध ए के साथ है, यानी ये समतुल्य, ये हो गया आपका समतुल्य। सममित, मान लीजिए ए का बी से रिलेशन है, क्योंकि समतुल्य में तो आप सममित में तो आप लेके चलते हैं कि ए का बी से रिलेशन है। अब पलट के देखिए, 2 की पावर के को इधर भेज दीजिए तो यह आ जाएगा 2 की पावर माइनस के ए बराबर बी, तो ये रहा बी बराबर 2 की पावर माइनस के बराबर ए। अगर के एक पूर्णांक है तो माइनस के भी तो पूर्णांक हुआ, क्योंकि के अगर पूर्णांक है तो माइनस के भी पूर्णांक हुआ, तो इसका मतलब कोई ना कोई पूर्णांक मिल ही जाएगा कि 2 की पावर करने पर उसे ए से गुणा करने पर बी आ रहा है, यानी अगर बी से ए आ रहा है, कोई ना कोई के ऐसा है जो 2 की पावर पे आके बी से गुणा करके ए बना सकता है, तो कोई ना कोई के जरूर, कोई ना कोई और पूर्णांक भी होगा जो 2 की पावर से गुणा होकर ए को बी बना सकता है। पकड़ रहे हैं बातों को, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में दम है इसमें। ये कह रहा है कि यहां समझिए, ये कह रहा है कि कोई ना कोई के जरूर मिल जाएगा जो बी को क्या बना पाएगा, ए बना पाएगा। तो हमें सममित में क्या करना है, सममित में हमें ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा के और है, क्या कोई ऐसा पूर्णांक है जो ए को वापस बी बना सके। तो बिल्कुल साहब, के अगर मान लीजिए के बराबर 5 है, के बराबर 5 पे 2 की पावर 5 करने पर बी जो है वो ए बन रहा है, तो 2 की पावर माइनस 5 पे ए वापस बी बन रहा है ना, कोई के मिल रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पूर्णांक मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा, इसका मतलब सममित है। तो ये गहरा क्वेश्चन पूछा गया, सममित है, क्या कोई के ऐसा है, तो बिल्कुल है साहब। सेम ऐसे ही अगर कोई के पर, कोई भी के, किसी के पर, इसका नाम K1 रख लेता हूं, किसी K1 पे a बराबर 2K1b है और b जो है वो 2K2c है, ठीक है। तो क्या कोई K3 होगा जब a और c में रिलेशन आ जाएगा? तो देखते हैं, ये b का मान यहां रख दीजिए, b का मान यहां रखने पर 2 की पावर K1 इंटू 2 की पावर K2 इंटू c, तो a बराबर ये आ गया 2 की पावर K1 प्लस K2। तो यहाँ पे K1 K2 कितने लगे थे, K1 K2 जितने भी लगे थे दोनों को जोड़िए, उस K1 प्लस K2 पे आपको C कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। यानी अगर B A बन सकता है, C B बन सकता है, तो कोई ना कोई पूर्णांक ऐसा जरूर होगा जब C क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, यानी है, यानी ये संबंध भी काम करेगा, संक्रामक काम करेगा। अब थोड़ा सा हम रुकते हैं, एक बार रुक के दोबारा से इस पर बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या था, जबरदस्त था। क्या जबरदस्त था कि क्या, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन को, के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक, कोई शब्द का मतलब कोई भी पूर्णांक है, के का मान 1 2 3 4 5 6 आप रख दीजिए, कुछ भी हो, बस कोई ना कोई के जरूर होना चाहिए कि बी को वो ए बना दे। 2 की पावर के करें, पूर्णांक, के पूर्णांक है, यानी के का मतलब गांठ मतलब है, के का मतलब के का मतलब पूर्णांक, के 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो 2 की पावर पूर्णांक बोलते हैं इसको। 2 की पावर पूर्णांक को अगर मैं बी से गुणा करूंगा तो ए बन जाएगा, ठीक है। तो के जब मैं 0 लूंगा तो ए बराबर बी आ जाएगा। ए बराबर बी आने का मतलब बी और ए सेम हो गए, यानी ए का ए से रिलेशन है, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, इसका मतलब बी भी ए ही है ना। देखिए बेटा, ये ए से बी का रिलेशन का क्या मतलब है, ए से बी के रिलेशन का मतलब है ए बराबर 2 की पावर के इंटू बी, और जब के का मान 0 होगा तो ए बराबर बी होगा, तो मैं बी की जगह ए लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ए का रिलेशन ए के साथ है, ए का ए के साथ है, इसका मतलब समतुल्य, के बराबर 0 पे समतुल्य दर्शाएगा। ऐसे ही किसी पूर्णांक पर सममित है तो इसका मतलब कोई पूर्णांक है जो बी को ए बना पा रहा है। तो क्या कोई और पूर्णांक होगा जो वापस ए को बी बना देगा, तो बिल्कुल वो माइनस के होगा। अगर के बराबर 5 है तो के बराबर -5 पे वापस ए बी बन जाएगा, इसका मतलब मिल रहा है, इसका मतलब सममित है। ऐसे ही संक्रामक पे चेक किया कि कोई k1 कोई k2 ऐसे है जिसपे बी ए बन रहा है, सी बी बन रहा है, तो कोई k1 प्लस k2 ऐसा होगा जो सी को ए बना देगा, इसका मतलब संक्रामक है, अतः ये संक्रामक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। रेखाओं की समांतरता, 2 रेखाएं समांतर है, अगर L1 L2 समानांतर है तो हर रेखा अपने आप के समानांतर होती है, प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है, इसका मतलब समतुल्य है। हर रेखा अगर L1 समानांतर है L2 के तो L2 समानांतर होगी L1 के, यानी सममित भी है। अगर L1 समानांतर है L2 के, L2 समानांतर है L3 के, तो L1 L3 समानांतर है, तो सममित, समतुल्य और संक्रामक तीनों है, इसका मतलब तुल्यता है। सर्वांग समता, डेल्टा 1 त्रिभुज सर्वांग सम है डेल्टा 2 के, तो हर त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम होता है। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 के सर्वांग सम है तो डेल्टा 2 डेल्टा 1 के सर्वांग सम है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 के सर्वांग सम है मतलब बिल्कुल एकदम बराबर है, और डेल्टा 2 डेल्टा 3 एकदम बराबर है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 3 भी एकदम बराबर होंगे। समरूपता, डेल्टा 1 त्रिभुज डेल्टा 2 जैसा दिखता है, और तो डेल्टा 2 डेल्टा 1 जैसा दिखेगा। डेल्टा 1 जैसा दिखता है, शाहरुख खान जैसा दिखता है, वो तो दिखेगा ही। डेल्टा 1 डेल्टा 2 जैसा दिखता है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 जैसा दिखता है, यानी डेल्टा 1 डेल्टा 3 जैसा दिखता है, बिल्कुल। रेखाओं की लंबवतता, हाँ ये नहीं है, कोई भी रेखा अपने आप के लंबवत नहीं हो सकती, लंबवत की शर्त, सॉरी, L1 लंबवत है L1। क्या कोई रेखा अपने आप के लंबवत हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो लेटा हुआ भी रहे, खड़ा हुआ भी रहे, सेम टाइम पे वो लेटा हुआ भी हो और सेम टाइम पे वो खड़ा हुआ भी हो? अगर वो खड़ा है तो वो लेटा नहीं है, वो लेटा है तो खड़ा नहीं है। कोई भी चीज़ अपने आप के लंबवत नहीं हो सकती, क्योंकि वो लेटी हुई है तो खड़ी हुई नहीं है, और खड़ी हुई है तो लेटी हुई नहीं है। अब हो सकता है कि यही तो L1 हो और यही L1 हो, कैसे हो सकता है? अगर ये L1 है तो ये L1 नहीं है, ये L1 है तो ये L1 नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य, ठीक है। और समतुल्य क्यों? ये जो है सर्वांग सम भी नहीं है, सॉरी संक्रामक भी नहीं है। देखिए L1 के L2 लंबवत है, और L2 के ये लीजिए L3 लंबवत है। देखिए जो संक्रामकता है उसकी बात देखिए, संक्रामकता में 2 बातें पहले सिद्ध करके चलनी पड़ती है कि L1 L2 लंबवत होने चाहिए, है नहीं है L2 L3 लंबवत है नहीं है। तो क्या L1 L3 लंबवत है? नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर L1 L2 लंबवत है, L2 L3 लंबवत है, तो L1 L3 लंबवत हो, कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए समांतर भी हो सकती है। अब यहाँ पे L1 L2 लंबवत है, L2 L3 लंबवत है, लेकिन L1 L3 लंबवत नहीं है, यानी ये संक्रामक भी नहीं है। सममित तो है, L1 L2 के लंबवत है तो L2 L1 के लंबवत है, सममित है, लेकिन समतुल्य और संक्रामक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है प्रतिलोम रिलेशन का। प्रतिलोम रिलेशन क्या होता है? अगर आपका कोई रिलेशन जो है एक्स वाई, अगर आपके रिलेशन में है एक्स और वाई का जोड़ा जो है वो आर में है, तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि वाई एक्स जो है वो आप में आर के इन्वर्स में होगा, प्रतिलोम रिलेशन में होगा। प्रतिलोम रिलेशन में उल्टा कर देते हैं, कर्मी तुमको घुमा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है इसके अंदर ये है कि अगर R1 और R2 दो संबंध है, उनका आपने इंटरसेक्शन निकाला और उसके बाद में आपने इन्वर्स निकाला,
मतलब प्रतिलोम संबंध निकाला, या फिर पहले प्रतिलोम संबंध निकाला और बाद में इन्वर्स किया, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। ये आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। आरबीसी की जो बुक्स है, अगर आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, एनसीईआरटी में तो सॉरी ये नहीं है टॉपिक, आरबीसी की जो बुक्स है उनमें ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, आराम से देखिए उसको। तो ये शर्त है, तो ये वाला रिलेशन काम करता है, ये तीसरे वाला, क्योंकि इसमें तो उपसमुच्चय है, इसमें अधिक समुच्चय, और इसमें जो है वो यहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ यूनियन लिखा हुआ है, सिर्फ 3 वाले में ही दोनों में इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर है a यूनियन b। तो a माइनस बी और b माइनस ए क्या होता है? चित्र में चलिए, ये a ये b, देखिए ये तो है आपका a माइनस बी और ये है आपका b माइनस ए। जब दोनों को यूनियन करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a यूनियन b टोटल, और उसमें से माइनस कर दूं a इंटरसेक्शन b, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे कि यूनियन तो है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है, तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं। किसको? a माइनस b यूनियन b माइनस a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब ये कह रहा है कि a माइनस b यूनियन b माइनस a बराबर है a यूनियन b के, ये a यूनियन b के बराबर है। अब a यूनियन b के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b जो है वो फाई है, क्योंकि कुछ ये वापस a यूनियन b वापस आ गया, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b ने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं किया। समझ रहे बातों को? तो कुछ भी बाहर नहीं किया, इसका मतलब दोनों में कुछ भी मिलता जुलता है ही नहीं, और दोनों में कुछ मिलता जुलता नहीं हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यूनियन के अंदर ही इंटरसेक्शन आता है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो खाली है। याद रखिए, a इंटरसेक्शन b बेटा a यूनियन b के अंदर आता है। a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। a इंटरसेक्शन b हमेशा a यूनियन b के अंदर आता है, और अगर ये इसके अंदर आता है और उस घटाने पर इसने एक भी अवयव कम नहीं किया, एक्जैक्टली वैसा का वैसा ही दे दिया, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में कुछ कॉमन था ही नहीं, कुछ अवयव था ही नहीं, कोई अवयव नहीं रहा तो बेचारा निकालता गया। क्योंकि देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह दो कि ये समुच्चय अलग है और ये समुच्चय अलग है। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं दूसरे तरीके से भी कि भाई ये a यूनियन b है, a यूनियन b के अंदर ही आपका a इंटरसेक्शन b आता है। देखिए चित्र में, तो आप इसे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका a यूनियन b, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये आपका a यूनियन b है पूरा। अब a यूनियन b के अंदर ही तो a इंटरसेक्शन b आता है, ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो इसके अंदर ही तो आता है। तो अगर आप a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे, है ना, वो उसी का हिस्सा है बेटा, वो उसके अंदर का हिस्सा है, और वापस a यूनियन b आ रहा है। आपने a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b निकाल दिया, फिर भी a यूनियन b आ रहा है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में कोई भी एलिमेंट नहीं था। अगर एक भी एलिमेंट होता तो वो a यूनियन b में से निकलता तो a यूनियन b छोटा हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b खाली है, कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि a इंटरसेक्शन b बराबर खाली वाला। बेटा इसने क्या किया, ऑप्शनों को घुमा दिया। कैसे घुमाया देखिए, a इंटरसेक्शन b खाली है, इसका मतलब a और b जो है वो समुच्चय में एकदम अलग अलग बनेंगे। ये देखिए, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब a बिल्कुल अलग है और b बिल्कुल अलग है। ये आपका a है, ये आपका b है। तो बेटा अगर ये b है तो b का डैश क्या होगा? तो आप कहेंगे सर b का डैश ये वाला होगा, जो b को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो सारा b का डैश होगा। ये देखिए, ये सारा का सारा b का डैश होगा, b को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो सारा b का डैश होगा। b का डैश का मतलब b का डैश, क्योंकि सारा समुच्चय तो x है, तो b का डैश का मतलब वो x माइनस b। तो अब आप देखेंगे कि x जो b का डैश है उसमें a आ रहा है, तो a उप समुच्चय हुआ किसका? b के डैश का। और b का डैश क्या है? b का डैश है आपका x माइनस b, तो a उप समुच्चय हुआ x माइनस b का, क्योंकि a जो है वो b में नहीं आएगा, a का कोई भी पार्ट b के अंदर नहीं आएगा, तो a का कोई भी पार्ट a जो है वो बिल्कुल b से बाहर है, तो फिर b के डैश में आएगा, क्योंकि जो चीज b में नहीं होती वो b के डैश में होती है। अगर कोई भी समुच्चय जो है, कोई भी समुच्चय का अवयव अगर b में नहीं आ रहा है तो फिर वो b डैश में आएगा। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो गया। a बराबर b नहीं हो सकता, क्योंकि a और b बिल्कुल अलग है, a b का उपसमुच्चय नहीं है। साफ है कि a और b दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो a b का उपसमुच्चय कैसे हुआ? b a का उपसमुच्चय वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी।
ये लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टोटल लगभग 65 या 70 के आसपास क्वेश्चन है, तो 20-20 करके हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई डाउट हो इनके बारे में, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।